नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी सीरीज को। और आपको पता है कई वीडियो अपलोड हो भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पेडागोजी सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे वर्ग 1 की। किसकी डिस्कस कर रहे थे? वर्ग 1 में जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी उसको डिस्कस कर रहे थे, जो कि पीईबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो है वो है, शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है। किस पर बल दिया है? काम करके सीखने पर, रटने से सीखने पर, या ऑथोरिटेरियन मतलब अधिकारवादी शिक्षण विधियों के द्वारा, या अनुकरण और मॉडलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो जॉन डीवी हैं उन्होंने जो सीखने पर बल दिया है वो कैसे दिया है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करके सीखने पर बल दिया है। यहाँ पर उन्होंने देखो काम जोड़ दिया है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, करके सीखने। एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें डाउट हो, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि जॉन डीवी ने जो बल दिया है वो दिया है काम करके सीखने पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन है। ये तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेडागोजी में आया था आपका। और एक आध क्वेश्चन ऐसा आता भी रहता है हमेशा, जैसे कि थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आपकी जो मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे आते रहते हैं। तो भय या क्रोध के दौरान हृदय की गति को बढ़ाने वाला हार्मोन है, कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एड्रेनालाइन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसको ध्यान से देखिएगा। काफ़ी बड़ा प्रश्न भी है, ध्यान से पढ़ना, इसको गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान प्रश्न है। कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? यह जानने के लिए कि छात्र की रुचि और काम की आदतें क्या हैं, इसके लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, या फिर यह जानने के लिए कि मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणिक या ग्रेड करने के लिए, या फिर सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति और निगरानी के लिए, या फिर विशिष्ट शिक्षणों के लिए समूह को निर्देश करने के लिए समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो जो समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणिक ग्रेड करने के लिए। ग्रेड करने के लिए समेकित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक जो पर्यवेक्षण है उसका उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं, तो आपको बताना है कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है। मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करना, माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना, या फिर संस्था में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना, या फिर कार्यकुशल कार्यालय प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। तो जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य है वो क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण अध्ययन का उद्देश्य है वो हो जाएगा संस्थान में सकारात्मक शिक्षण अधिगम एवं लोकाचार विकसित करना। शैक्षणिक पर्यवेक्षण अध्ययन का जो है उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। तो पिछले वीडियो में भी गहन अधिगम, गहन चिंतन से प्रश्न आया था, यहाँ पर गहन अधिगम से आ गया है कि गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। स्वायत्त कार्य प्रणाली को विकसित करने को, विचार, तर्क तथा कल्पनाशीलता को विकसित करने से, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित करने को, या फिर अनैच्छिक प्रतिक्रिया को विकसित करने से। तो जो गहन अधिगम का सिद्धांत है वो महत्व देता है आपका विचार, तर्क और कल्पनाशीलता को विकसित करने के लिए महत्व देता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है। तो एक शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों को अनुशासित करना, या फिर केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। क्या होगा इसका आंसर बताइए।
जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक जो शिक्षक है और शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो होता है कि विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना। विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उसके लिए मदद उपलब्ध कराना एक शिक्षक का कार्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से खाली स्थान के सिवा इसके सभी को बड़े एवं छोटे बच्चों के बीच स्मृति को ध्यान में रखते हैं। 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खाली स्थान के सिवाय इसके सभी को बड़े छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान रखते हुए पाया गया है। एक जो फैक्ट है उसको छोड़कर, आपके जो 4 विकल्प हैं, एक को छोड़कर सभी जो हैं छोटे बच्चों और बड़े बच्चों की स्मृति के बीच में अंतर को रखते हैं। एक को छोड़कर बाकी सभी रखते हैं। स्मारक का उपयोग, रणनीतियों का उपयोग, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता और प्रक्रमण एवं गति एवं अनुकूलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो छोटे बच्चों और बड़े के बीच में अंतर को ध्यान में नहीं रखते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता। बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि छोटे बच्चों और बड़े बच्चों के बीच स्मृति के अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। किसके लिए भाषा आवश्यक स्थिति नहीं है? अवधारणात्मक सोच के लिए, गहन सोच के लिए, तार्किक सोच के लिए या फिर विश्लेषणात्मक सोच के लिए। तो भाषा जो है वो आवश्यक स्थिति नहीं है, किसके लिए? अवधारणात्मक सोच के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए। निम्न सिद्धांत खाली स्थान के अनुरूप है। प्रश्न है आपका कि जो विद्यार्थी हैं उनको स्व अध्ययन का भी अवसर दिया जाना चाहिए, यह किस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मानसिक प्रवृत्ति या बहुप्रतिक्रियाओं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हिंदी से याद करते हैं सिर्फ वो याद रखें, इंग्लिश से भी नाम हिंदी में लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुप्रतिक्रिया। क्या होगा आंसर? बहुप्रतिक्रियाओं में आपको विद्यार्थियों को जो स्व अध्ययन के अवसर दिए जाते हैं उस सिद्धांत के अनुरूप है बहुप्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न बहुत सरल है अगर उस दृष्टि से देखा जाए, और अगर आप नहीं ठीक से प्रश्न को पकड़ते हैं तो आपका एक गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी हम इसमें एक ऐसी फाइंड है, ट्रिक हो जाएगी या कुछ भी कह लें आप, जिससे आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। कैटल ने बुद्धि के कितनी जो नियम दिए थे? तो कैटल ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। उसमें कौन कौन से कारक बताए थे? समझना प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। तो कैटल का जो सिद्धांत था उसने 2 कारक बताए थे। एक कारक कौन था? जी कारक, और एक था एस कारक। और जी कारक में जी फैक्टर था और एक एस फैक्टर था। तो आपको पता है कि जो जी फैक्टर है वो आपकी आवश्यक क्षमताओं, शिक्षा, अनुभव को सुलझाने का कार्य करता था। तो यहाँ पर क्या दिया है क्या कहीं पर जी फैक्टर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थिर बुद्धि या जी फैक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? आपको उस सिद्धांत का नाम बताना है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद होता है। शिक्षक केंद्रित में, सामाजिक रचनावादी में, व्यवहारिक में या फिर संज्ञानवादी में? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि जो शिक्षक और छात्र सक्रिय संवाद में संलग्न होते हैं वो कहलाता है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। क्या कहलाता है? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, जिन लोगों ने अभी तक एमपी टेट वर्ग 3 के टेस्ट नहीं लगाए हैं
और अगर लगाना चाहते हैं तो वो लोग अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको कुल 20 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज हैं। जिसकी जो लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकता है। और टेस्ट की जो प्राइस है वो है 299, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी अगर आप कोड यूज करते हैं APN50। कोड यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। APN50 कोड यूज करके आप खरीदेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।